सो लेट्स सी 10th क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कानपुर आर अरेंज्ड इन ए डिक्शनरी, देन द वर्ड एट द 440th पोजीशन इन दिस अरेंजमेंट इज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो आएगा सबसे पहले ए, फिर आएगा के, एन, पी, आर, यू। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कानपुर शब्द को लिख सकते हैं डिक्शनरी के हिसाब से। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ केसेस बनाएंगे। फर्स्ट केस, वो वर्ड्स जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो कितने होंगे बेटा, ए से स्टार्ट होने वाले आपके पास दैट इज 5 फैक्टोरियल विच इज 120। फिर हम बात करेंगे के से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, वो आपके पास कितने आ जाएंगे, दैट इज ऑल्सो 5 फैक्टोरियल विच इज 120। देन अगर हम बात करते हैं आपके पास थर्ड केस, दैट इज एन से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वाले। सो एन से स्टार्ट होने वाले हैं, दैट इज 5 फैक्टोरियल विच इज 120। नेक्स्ट अगर बात करें एन के बाद, अब यहां पे देखो आगे कौन से, पी से स्टार्ट होने वाले। नंबर 4 पे मैं बात कर रहा हूं पी से स्टार्ट होने वाले। देखो बेटा, यहां तक ये तीनों टोटल मिला के कितने हो गए, 360 हो गए। चाहिए कितने, 440। दैट मीन्स 80 मोर और रिक्वायर्ड है ना। अब क्या करें, पी ए से स्टार्ट करते हैं। सो पी ए से स्टार्ट होने वाले कितने हो जाएंगे, दैट इज 4 फैक्टोरियल विच इज 24। फिर आप क्या स्टार्ट करो, फिफ्थ केस के अंदर पी ए के बाद पी के से स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज पी के। तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास 4 फैक्टोरियल विच इज ऑल्सो 24। ठीक है, देन अगर 6th केस की बात करें तो पी एन से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, तो ये भी 4 फैक्टोरियल। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, अब यहां तक सारे मिला के आपके पास हो गए 432 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 360 प्लस 72। क्लियर है, अभी 8 और बाकी है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखने के लिए नेक्स्ट केस है आपके पास, केस नंबर 7। ठीक है, सो इसके अंदर आप लास्ट में हम लोगों ने देखा है कहां तक, पी एन तक। अब हम कहां से जाएंगे, पी आर और उसके भी आगे। ठीक है, दैट इज पी आर ए तक। ठीक है, अब यहां से आएंगे आपके पास 3 फैक्टोरियल विच इज 6। तो टोटल कितने हो गए, 438 हो गए। ठीक है, अब हमें कितने चाहिए, नेक्स्ट 2 और चाहिए। तो हम यहां पे देखते हैं 8th केस के अंदर कौन सा वर्ड बनेगा, वो आएगा पी आर। यहां पे देखो बेटा, यहां पे ए खत्म तो के ए, यहां पे आएगा एन यू, तो ये बन गया 1। और यहां पे अगर 9th की बात करेंगे, दैट इज योर पी आर के ए और यू एन यहां पे हो जाएगा, दैट इज 1। तो 440th पोजीशन पे जो वर्ड आएगा वो कौन सा होगा, दैट इज पी आर के ए यू एन। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं, पी आर के ए यू एन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि 2 नंबर्स हैं अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा दोनों बराबर नहीं है, विद द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशंस, ये 3 इक्वेशंस है 3 वेरिएबल्स में। ठीक है, हैव इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। पहला कि हम इस मैट्रिक्स का डेल्टा निकाल दें, है ना, मतलब तीनों को मिला के जो इक्वेशन से एक डेल्टा निकलेगा वो निकालते हैं। सो डेल्टा विल बी 1 1 1। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन से, सेकंड से 1 2 4, थर्ड वाली से आएगा आपके पास 1 4 10। ठीक है, अब इसको इवेल्युएट करते हैं, कितना आएगा आपके पास बेटा, दैट इज योर 20 माइनस 16। ठीक है, दैट इज 4 माइनस, यहां पे आ जाएगा 10 माइनस 4, दैट इज 6 प्लस, नेक्स्ट आएगा बेटा 4 माइनस 2, दैट इज 2, तो ये आ जाएगा 0। तो डेल्टा आपका 0 आ गया है। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए होता है, 4 इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या कंडीशन होती है बेटा, कंडीशन होती है डेल्टा x
डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये क्या होना चाहिए, तीनों जीरो होने चाहिए। मैं क्या करता हूं, एक को इवेल्युएट कर लेता हूं और वहां से m की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं डेल्टा x देखूं तो डेल्टा x को जीरो कर देते हैं। दिस इंप्लाइज व्हाट, यहां से आपको क्या निकल के आएगा, देखो डेल्टा x के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को 1 m और m स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज फर्स्ट कॉलम हो जाएगा आपका 1 m स्क्वायर, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज, ठीक है। तो वो आएगा 1 1 2 4 एंड यहां पे था बेटा आपके पास 4 10, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप जीरो करिए, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा बेटा, देखो आपके पास आएगा 20 माइनस 16 दैट इज 4 माइनस, यहां पे आएगा आपके पास 10m माइनस 4m स्क्वायर प्लस यहां पे आएगा आपके पास, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 4m माइनस 2m स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू आएगी जीरो के इक्वल। यहां से क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी m के अंदर, तो क्या आएगी यहां से देखो 4 and 2, तो ये आएगा 2m स्क्वायर माइनस 10m और प्लस 4 दैट इज योर माइनस 6m, ठीक है। और आगे आ जाएगा आपके पास दैट इज प्लस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो यहां से आएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m की बेटा दो वैल्यूज आई, m की वैल्यू आई 1 and 2, ठीक है। तो m की दो वैल्यूज आई और i क्या क्या है 1 and 2, तो एक को अल्फा मान लेते एक को बीटा मान लेते हैं, तो ठीक है। तो हम यहां से क्या करेंगे, Therefore अल्फा इज इक्वल टू 1 मान लिया, बीटा को क्या मान लिया 2। दिस इंप्लाइज समेशन n इक्वल टू 1 से 10 n की पावर अल्फा दैट मीन्स n प्लस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको देखनी है। तो वो कितनी आएगी, समेशन n इक्वल टू 1 से 10 n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से 10 n स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, दैट इज 10 इंटू 11 बाई 2 प्लस यहां पे आएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये तो 55, यहां से देखो कितना आने वाला है, ये आएगा 3 2 6 एंड 3 7 और यहां पे आएगा बेटा 2 5। तो 55 इंटू 7 कर लीजिए और ये आपके पास आएगा या 35 इंटू 11, तो ये कितना हो जाएगा 55 प्लस 5 एंड 33 एंड 5, ये हो जाएगा आपके पास 38। तो टोटल आप यहां से देख सकते हैं ये हो जाएगा आपके पास 440, ठीक है। तो ये आपका आंसर आने वाला है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग 440, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये बोल रहा है ए एक आपकी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, ठीक है, जिसके अंदर एंट्रीज कैसे हैं इस तरीके से डिफाइंड रहेंगी। अब बोल रहा है कि सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा टाइम्स √2। जहां पे अल्फा बीटा क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, तब आपको अल्फा प्लस बीटा का सम बताना है, ठीक है, दोनों का एडिशन बताना है, क्या वैल्यू आएगी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या आएगी वो देखो, पहला एलिमेंट मतलब A11 वो कितना आएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है, √2 का स्क्वायर। सेकेंड एलिमेंट कितना आएगा बेटा, सेकेंड आएगा √2 का क्यूब। थर्ड कितना आ जाएगा यहां पे 1 3, तो √2 की पावर 4। ये मैट्रिक्स बनेंगी ऐसे, फर्स्ट आपके पास रो, सेकंड रो में आएगा √2 की पावर 3, √2 की पावर 4, √2 की पावर 5 एंड थर्ड रो में आएगा आपके पास √2 की पावर 4 यहां पे एंड √2 की पावर 5, √2 की पावर 6, ठीक है। ये आपके पास क्या रहेंगे, ए मैट्रिक्स जो आपकी है बनने वाली। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें थोड़ा सा, तो सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं बेटा, यहां पे क्या आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 2√2, देन आपके पास क्या आ जाएगा यहां पे बेटा दैट इज 4, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर देखें तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 2√2,
4, यहां पे आपके पास आ जाएगा 4√2, देन यहां पे आएगा 4√2 एंड यहां पे आ जाएगा 8। क्लियर है? ये आपकी ए मैट्रिक्स आ गई। अब ए स्क्वायर इवेल्युएट करना आसान है, तो मैं क्या करता हूं, ए स्क्वायर को इवेल्युएट करता हूं, और ए स्क्वायर की मेरे को सिर्फ थर्ड रो में ही इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो थर्ड रो ही फाइंड आउट करनी है हमें। तो हम अगर ए स्क्वायर की थर्ड रो को फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, दिस वन गेट्स मल्टीप्लाइड विद दीज 3 कॉलम्स, ठीक है ना। तो क्या आएगा, सबसे पहले यहां पे आएगा 8, नेक्स्ट आएगा आपके पास 16, यहां पे एलिमेंट आएगा आपके पास, दैट इज बेटा 8 4 32, ठीक है। ये आपका A31 एलिमेंट हो जाएगा ए स्क्वायर में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपके पास 8√2 प्लस 16√2 प्लस यहां पे होगा 32√2, ठीक है। उसके बाद में A33 एलिमेंट आएगा आपके पास 16, ठीक है, एंड नेक्स्ट आएगा आपके पास 32 एंड नेक्स्ट आएगा 64। क्लियर है? ये आपके पास मैट्रिक्स बनने वाली है। कौन सी मैट्रिक्स बेटा, ए स्क्वायर, जिसकी थर्ड रो ये है। बाकी के बारे में आप इवेल्युएट करना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो थर्ड रो के सम के बारे में ही उसने क्वेश्चन में पूछा है। अब क्या करते हैं, इनका सम इवेल्युएट करते हैं। तो सम इवेल्युएट करोगे, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो, ठीक है, वो कितना आ जाएगा अगर आप देखोगे, ठीक है ना, वो आएगा आपके पास 32 प्लस 8, ये 40 एंड 56, ठीक है। तो ये आएगा 56 प्लस इसमें आएगा आपके पास 56√2, ठीक है, एंड नेक्स्ट आएगा बेटा आपके पास यहां पे 80 एंड 32, ये हो जाएगा आपके पास 112, ठीक है। तो ये बन गया 168 प्लस 56 टाइम्स √2। तो यहां से आपको क्या मिल गया, अल्फा एंड बीटा मिल गए, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, देयरफॉर अल्फा आया 168, बीटा आया बेटा आपके पास 56। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा, इसकी सम कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज 864 एंड 2 एंड 2, दैट इज 224, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर है? इस तरीके से इस सवाल को करना था। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P आपको दे रखा है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन L, ठीक है। L लाइन पे इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो P होगा। एक लाइन और उन्होंने दूसरी लाइन ले रखी है, उसको इस तरीके से लिखा गया है, और ये वाली लाइन पहले वाली लाइन L के ऊपर Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो आपको P एंड Q दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, एंड देन इस एक्सप्रेशन की आपसे वैल्यू पूछी। क्लियर है? तो कैसे करेंगे इस सवाल को, सबसे पहले हम P पॉइंट को इवेल्युएट करते हैं। तो P पॉइंट इवेल्युएट करने के लिए बेटा देखो क्या गिवन है, लाइन दे रखी है L। तो मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट आपने A लिया, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 1 2 2, ठीक है। इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन L पे, ठीक है, यहां पे। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर P हो गया। अब इस लाइन L के लिए जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, वो दे रखे हैं आपको। क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन दे रखे हैं 1 -1 2, ठीक है। तो 1 -1 2, क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब ये गिवन है, तो अब मेरे को क्या निकाल सकता हूं मैं, इस L लाइन पे एक जनरल पॉइंट P निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। कैसे? L लाइन की इक्वेशन आपके पास है, दैट इज x - 1/1 इक्वल टू y + 1/-1 इक्वल टू z - 2/2। और इसको मैं बेटा एक कोई भी वेरिएबल ले लो या कांस्टेंट ले लो, दैट इज म्यू ले लिया, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरे पास जो P पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज
कोऑर्डिनेट्स आएंगे म्यू प्लस 1, यहां पे आएंगे माइनस म्यू माइनस 1, और यहां पे आ जाएंगे बेटा 2 म्यू प्लस 2। ये पी पॉइंट आ गया इन जनरल इस लाइन एल पे। क्लियर है? अब ये पॉइंट आ गया और हमें पता है कि जो एपी वेक्टर है वो आपका लाइन एल पे क्या काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। ठीक है, तो उसी का यूज करेंगे। देयरफॉर एपी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये जीरो आएगा, डॉट प्रोडक्ट दोनों का। एपी वेक्टर क्या आएगा, अब यहां से ध्यान से देखिए, एपी वेक्टर आएगा आपका दैट इज म्यू, और यहां पे आ जाएगा माइनस, मैं लिख रहा हूं दैट इज म्यू माइनस 3, और नेक्स्ट आपके पास आएगा बेटा दैट इज 2 ऑफ म्यू। ठीक है, और डी वेक्टर आपके पास ऑलरेडी गिवन है दैट इज 1 माइनस 1 2, सो 1 माइनस 1 2। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 0। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, दैट इज म्यू, और यहां पे प्लस म्यू प्लस 3, और यहां पे आ जाएगा 4 म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आपके पास म्यू की वैल्यू आई दैट इज योर माइनस हाफ। देयरफॉर आप पी पॉइंट निकाल सकते हो। पी पॉइंट मैंने क्या बताया था, दैट इज योर म्यू प्लस 1 माइनस म्यू माइनस 1 2 म्यू प्लस 2। ठीक है, तो पी पॉइंट कितना आ जाएगा यहां पे बेटा हाफ, और नेक्स्ट आपके पास माइनस हाफ आ जाएगा, एंड 2 म्यू दैट इज माइनस 1 प्लस 2, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यही बनेगा आपके पास पी पॉइंट। अब पी पॉइंट आ गया, अब हमें क्या चाहिए, दूसरी लाइन पे एक पॉइंट और चाहिए क्यू। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बेटा, इस लाइन के लिए कोई भी इन जनरल, ये अगर L2 लाइन है आपके पास, तो इस पे इन जनरल कोई भी पॉइंट क्यू कैसा होगा, क्यू पॉइंट होगा आपके पास, अगर आप गौर से देखें तो -1 प्लस लैम्डा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या आएगा, दैट इज 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, और नेक्स्ट आएगा -2 प्लस लैम्डा। इस लाइन पे L2 लाइन पे कोई भी क्यू पॉइंट इन जनरल ऐसे दिखेगा। अब ये पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग, इंटरसेक्शन हो रहा है ना इस लाइन L के साथ, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए जरा। तो मैं क्या कर रहा हूं, जनरल पॉइंट यहां पे ऑन लाइन L। ठीक है, ये कैसा था हमारे पास, जो P पॉइंट लिखा था ना वैसा ही एक पॉइंट और लिख देते हैं। क्या आएगा, दैट इज योर, यहां पे लिख लीजिए बेटा गामा प्लस 1। ठीक है, माइनस गामा माइनस 1, और यहां पे 2 गामा प्लस 2, एंड क्यू पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज आपके पास अभी हम लोगों ने लिखा दैट इज -1 प्लस लैम्डा, -1 प्लस लैम्डा, और 1 माइनस लैम्डा, एंड आगे क्या है -2 प्लस लैम्डा। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट करते हैं क्योंकि दोनों लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, गामा प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस लैम्डा। नेक्स्ट आपको मिलेगा माइनस गामा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा। नेक्स्ट आपके पास आएगा बेटा थर्ड क्वांटिटी दैट इज 2 गामा प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस लैम्डा। ठीक है बेटा, अब तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो गामा की वैल्यू आ जाएगी यहां पे दैट इज योर -2, और यहां पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा। क्लियर है, ये बात तीनों को सॉल्व करेंगे दैट मीन्स यहां से गामा की वैल्यू निकाल लो और वो इस इक्वेशन में थर्ड में पुट कर दो। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू पॉइंट आ जाएगा। देयरफॉर क्यू पॉइंट कितना आया, क्यू पॉइंट आपके पास आ जाएगा दैट इज -1 1 -2। ठीक है, क्या आ गया, -1 1 -2। ठीक है, ये पॉइंट बन गया आपके पास Q, एंड P आपके पास ऑलरेडी था। क्या पॉइंट था P, हम अगर देखें P पॉइंट हम लोगों ने लिखा था दैट इज हाफ माइनस हाफ एंड 1, हाफ माइनस हाफ एंड 1। सो PQ है ना, PQ का स्क्वायर देख लेते हैं कितना आएगा, वो आप देखिए
दैट इज यहां पे आएगा बेटा आपके पास -½ तो यहां पे हो जाएगा 9/4। यहां पे इन दोनों को देखोगे तो यहां पे भी 9/4 और इसमें देखोगे तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, क्लियर है। यहां पे अगर इसको इवेल्युएट करेंगे तो कितना आएगा 18/4, दैट मीन्स 9/2 प्लस 9 तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 27/2। ठीक है, दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ PQ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27। यही आ रहा आपका आंसर, यही पूछा हुआ था उसने, ट्वाइस ऑफ PQ होल स्क्वायर विच इज 27, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि एक सर्कल C है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, राइट, और सेंटर है उस सर्कल का वो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। आगे उसने बोला है तो लेंथ ऑफ कोड बताओ इस सर्कल C की हो, जो कोड हो जिसका मिड पॉइंट आपको ये गिवन हो, राइट। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। देखो बेटा हमारे पास एक सर्कल है, जैसे ये सर्कल बना लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये एक सर्कल है अगर, ठीक है। अब इसका जो सेंटर है वो कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, ये अगर इसका सेंटर है, ये लाइन है आपकी 3x + 2y + 2 = 0। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट मैं बोलता हूं O है इसका पॉइंट, और यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हो सकते हैं, अल्फा कॉमा, क्योंकि मैं अलग पैरामीटर की फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, अल्फा कॉमा यहां पे आएगा -2 -3α/2, ये इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक कोड दे रखी है उसने, ऐसा कुछ कोड बना लो, क्योंकि ये सर्कल किस पॉइंट से पास करेगा, A एंड B पॉइंट्स, और वो दोनों पॉइंट्स क्या हैं 4,2 एंड दूसरा पॉइंट है 0,2। ये समझ में आया बेटा, इन दोनों से पास करता है, इसीलिए मैंने ये कनेक्ट कर दिया, इनको एक कोड बना दी। अब इस कोड का अगर आप मिड पॉइंट देखेंगे और उसको ऐसे O से ज्वाइन कर दो, ये M है, ये मिड पॉइंट कितना आया 2,2 आया, इतना समझ में आया, ठीक है जी। और यहां पे आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है, यहां पे इसको कनेक्ट कर दो, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हमें पता है। अब एक चीज देख रहे हैं, यहां से हमें एक चीज मिल रही है, दैट इज सिंस स्लोप, या फिर ऐसे कह लो स्लोप ऑफ AB वो कितनी है बेटा 0, तो ये इंप्लाई करेगा कि OM इज वर्टिकल, ये यानी कि इसके ऊपर वर्टिकल का काम करेगा, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तो होना ही है, हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये जब वर्टिकल है तो जो कोऑर्डिनेट x वाला, M का जो x वाला कोऑर्डिनेट है दैट इज 2, वही O का x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। सो यहां से ये लिखेंगे कि अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है ना, ये वर्टिकल की वजह से हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर ऐसे वर्टिकल है तो जो कोऑर्डिनेट M का है x वाला, वही आपके पास किसका कोऑर्डिनेट आएगा, O का आएगा, ठीक है, ये लिख दिया। तो यहां से देयरफॉर O के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 2, -4 आ जाएंगे, यहां पे पुट करोगे, ठीक है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, आपके पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहां से बेटा हम क्या लिख सकते हैं 10 R, रेडियस वो क्या आएगी, वो आएगी बेटा √of OA, ठीक है, और उसको इवेल्युएट करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा दैट इज √40। क्लियर है, ये चीज इतनी, तो रेडियस आ गई, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, दो चीजें आ गई। हमें तीसरी चीज उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है कि एक ऐसी कोड है इसी सर्कल में जिसका मिड पॉइंट ये है, और उस कोड की लेंथ बता दो। तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं कि ये एक सर्कल है हमारे पास जिसके अंदर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास पता है दैट इज 2, -4, आपके पास एक कोड गिवन है जिसका मिड पॉइंट n है और उसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, रेडियस आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कोड की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे,
देखिए ये रेडियस है, ये है आपके पास √40, ठीक है। अब यहां पे अगर इसको मान लो C एंड इसको बोल देते हैं D, देयरफॉर अगर मैं CD की बात करूं, CD किसके इक्वल है, यहां से देखो CD आएगा बेटा आपका CN प्लस ND, तो CN निकालने के लिए आपको कुछ मैनिपुलेशन लगाना पड़ेगा, दैट इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, या ऐसे कह लो पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं, क्लियर। अब क्या करें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता है, दैट इज मैं सबसे पहले यहां पे क्या इवेल्युएट करता हूं, यहां पे आपके पास दैट इज ON आएगा बेटा √37, सो दिस इंप्लाइज यहां पे आपके पास CN आ जाएगा, CN कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, ठीक है, तो ये आएगा आपके पास CN का स्क्वायर की बात कर रहा हूं, दैट इज 40 माइनस यहां पे आ जाएगा 37 विच इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज आपके पास CD ये आएगा ट्वाइस ऑफ, यहां पे आप ऐसे कह सकते हैं √CN, और ये कितना आ जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ √3, और ये किसकी लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ योर रिक्वायर्ड कोड, ठीक है, तो 2√3 यहां पे आ जाएगी विच इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2, ठीक है, और उसकी जो भी एंट्रीज हैं वो 0 या फिर 1 हो सकती हैं, यानी कि 4 एंट्रीज होती हैं 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स में, और चारों हो ये 0 और 1 में से ही हो सकते हैं, ठीक है। और एक रैंडम वेरिएबल x उन्होंने लिया जो ये डिनोट करता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A। x किसको डिनोट करता है कि जो डिटर्मिनेंट आएगा उस मैट्रिक्स का, उसकी पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। देन द वेरिएंस ऑफ x पूछा है, हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, हमारे पास A जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसी बनेगी, A11 A12 A21 A22, और इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो वो आएगा A11 A22 माइनस A21 A12, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, वो 3 ही होंगी बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग टू 0,1 जब एलिमेंट्स ये होंगे, तो ये होगा -1 0 1, ठीक है, ये ध्यान रखिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 पॉसिबल वैल्यूज आपको देगा, -1 0 1, इन तीनों में से हम अब क्या करने वाले हैं, मैं एक केस आपको लेके देता हूं, दैट इज कि अगर आपका इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, तो मैट्रिसेस कैसी होंगी, मैट्रिसेस आर, कैसी कैसी मैट्रिसेस दिखेंगी, मैट्रिसेस आर, देखो बेटा वो बन सकती है 1 1 0 0, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स बन सकती है 1 1 0 1, तीसरी मैट्रिक्स बन सकती है 1 1 0 1। ये 3 ही पॉसिबल मैट्रिसेस रहेंगी जब आपका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। टोटल मैट्रिसेस अगर मैं यहां पे लिखूं तो टोटल मैट्रिसेस कितनी है, टोटल मैट्रिसेस दैट इज 2 to the power 4 which is 16। क्यों, हर एक एलिमेंट के पास कितने चॉइसेस है, A11 के ऊपर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, या तो 0 आ सकता है या 1, इसके पास भी 2 चॉइसेस, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, तो 2 into 2 into 2 into 2 दैट इज 16 आ जाएगा। उसमें से 3 मैट्रिसेस ऐसी होंगी जो आपको डिटर्मिनेंट देंगी 1, उसी के अपोजिट 3 ही ऐसी मैट्रिसेस होंगी जो आपको -1 डिटर्मिनेंट देंगी, और बाकी सारी मैट्रिसेस आपको बेटा 0 डिटर्मिनेंट देंगी। तो क्या केस बन गया, एक टेबल बना लीजिए कि आपके पास पॉसिबल केसेस क्या क्या हैं। देखो जो पॉसिबल xi आएगा वो आएगा बेटा या तो -1 0 या 1, xi का मतलब डिटर्मिनेंट। फिर आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वो बात करें, -1 आएगा दैट मीन्स 3/16। 0 कब आएगा, 10 मैट्रिसेस ऐसी होंगी जो डिटर्मिनेंट 0 देंगी, 3 मैट्रिसेस ऐसी होंगी जो डिटर्मिनेंट 1 देंगी। नेक्स्ट एंट्री आएगी PI xi, और ये क्या बन जाएगा -3/16,
ये 0 और ये 3/16, इन सबका समेशन क्या आएगा, PI/XI, ये आएगा बेटा 0। आई बात समझ में? आगे अगर बात करें PI/XI स्क्वायर, यही तो कैलकुलेट करते हैं ना वेरिएंस जब निकालना होता है, ये सब चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ये आ जाएगा बेटा आपके पास 3/16, ये 0 ही रहेगा, ये 3/16 आ जाएगा। सो यहां पे अगर लिखें समेशन PI/XI स्क्वायर विच इज ऑल्सो 3/8, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब यहां से हम लिख सकते हैं वेरिएंस, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x विच इज इक्वल्स टू समेशन PI/XI स्क्वायर माइनस समेशन PI/XI, और ये कितना आ जाएगा बेटा 3/8 आ जाएगा, क्योंकि ये दूसरी एंट्री तो क्या है आपकी 0 हो रही है, ठीक है। और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था, विच इज ऑप्शन नंबर 2, 3/8, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक बैग 1 है विच हैज 4 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। बैग 2 है जिसके अंदर n व्हाइट बॉल्स एंड 3 आपके पास ब्लैक बॉल्स हैं। आगे उसने बोला है कि 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बैग 1, बैग 1 में से एक बॉल निकाली एंड ट्रांसफर टू बैग 2, यानी कि बैग 2 के अंदर उसको पुट कर दिया। फिर उसने बोला आगे ए बॉल इज देन ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बैग 2, उसके बाद ट्रांसफर करने के बाद हमें ये नहीं पता है कि ट्रांसफर हुई बॉल कौन सी है, व्हाइट है या ब्लैक है। देन ट्रांसफर करने के बाद बैग 2 में से एक बॉल निकाली और ये पूछ रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, यानी कि बैग 2 में से जो बॉल चूज की वो व्हाइट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसने 29/45, तो जो n है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन बैग 2 वो कितना होगा। तो यहां पे क्या क्या केसेस लेंगे, बैग 1 के अंदर आपके पास है बेटा कितनी 4 व्हाइट 5 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। बैग 2 के अंदर अगर बात करें तो बैग 2 के अंदर हमारे पास क्या है, n व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है, और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब क्या करना है हमें, गिवन है, गिवन क्या है आपको, गिवन है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, बैग 2 इज गिवन एज 29/45। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं तो क्या आएगा बेटा यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखो ट्रांसफर की हुई बॉल के ऊपर केसेस बनाने हैं हमें, है ना, उसी को यूज करेंगे। अब देखो यहां से आप व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल दोनों देखते हैं, ठीक है, तो ये आएगा व्हाइट बॉल आपने क्या किया यहां पे फ्रॉम बैग 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 2 प्लस दूसरा केस है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 2, दैट इज इक्वल्स टू 49 बाय आपके पास कितना दे रखा है, सॉरी 29/45, ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। अब क्या करें, यहां से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ये वाली चीज को, तो कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1, टोटल कितनी 9 में से प्रोबेबिलिटी, यानी कि दिस इंप्लाइज 4/9 इनटू व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 2। कैसे निकालेंगे, बैग 2 में टोटल बॉल्स हो गई हैं n+4, क्योंकि एक बॉल ट्रांसफर हो गई है, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, तो टोटल n+1 + 4, क्योंकि भाई अगर व्हाइट हुई तो n+1 हो जाएंगी और टोटल हो जाएंगी n+4, सो n+1/n+4 प्लस बैग 1 में से ब्लैक बॉल आने की, तो वो है आपके पास 5/9, ठीक है, तो 5/9 इनटू व्हाइट बॉल आउट ऑफ बैग 2, लेकिन अब ट्रांसफर जो बॉल हुई है वो ब्लैक हो गई है, ठीक है, तब इधर कितनी हो जाएंगी, टोटल तो वही आपके पास n+4 रहेंगी, बट व्हाइट कितनी है, n है, तो n/n+4 विच इज 29/45
बेटा जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो n की वैल्यू आएगी आपके पास 6, दैट मींस n इज इक्वल्स टू 6, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन है द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 23, वो रिमाइंडर कितना आएगा? देखो इसको बाइनोमियल की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते बेटा। क्या करेंगे, 7 की पावर 103 को कैसे लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं 7 इंटू 7 की पावर 102। फर्दर इसको लिख सकता हूं बेटा 7 इंटू यहां पे 343 होल पावर, या फिर ऐसे लिख लो इसको, ये हो जाएगा आपका 7 की पावर 3 होल पावर 34। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 इंटू 343 होल पावर 34। इसको फर्दर लिख सकता हूं बेटा मैं 345 माइनस 2 होल पावर 34। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाइए इसके ऊपर, तो क्या मिलेगा? देखो बेटा 345 जो है क्या वो 23 से डिविजिबल है क्या? हाँ, ये डिविजिबल होगा। जो भी फैक्टर्स आप चेक कर सकते हैं कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 23k1 प्लस 2 इंटू, यहां पे आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये आएगा 7 इंटू 2 की पावर 34। अब जो रिमेनिंग टर्म है ये वाली, ये तो डिविजिबल है पूरा का पूरा 23 से, बट ये वाले के ऊपर केस बनाने आगे फर्दर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट चीज देखते हैं, दैट इज 7 इंटू 2 की पावर 34। इसको लिख सकता हूं बेटा मैं 7 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर यहां पे लिख सकते हैं 32। ठीक है, ये हो जाएगा 28 इंटू 2 की पावर 32। इसको लिख सकता हूं बेटा 2 की पावर 8 होल पावर 4, ये हो जाएगा 28, और यहां पे आ जाएगा 256 होल पावर 4। आगे इसको लिख सकता हूं बेटा मैं, दैट इज 253, यहां पे प्लस 3 की पावर 4। देख रहे हैं 253 फर्दर आपका 23 से डिविजिबल है। फिर से बाइनोमियल यूज करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 23k2 प्लस यहां पे लिखेंगे बेटा 28 इंटू 3 की पावर 4। अब बात जो आएगी वो इस फैक्टर पे आएगी। रिड्यूस करते करते इस एक्सप्रेशन को हम यहां तक पहुंच गए हैं। ये वाला फिर से क्या है आपका 23 से डिविजिबल है, बट ये वाली चीज को सोचना पड़ेगा। तो इसको कैसे सोचेंगे, आगे चलते हैं। देयरफॉर 28 इंटू 3 की पावर 4 विच इज 28 इंटू 81। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 23 प्लस 5, और इसको लिख सकता हूं बेटा 69 प्लस 12। फर्दर जब इसको देखेंगे, सबको कंप्यूट करेंगे, तो ये 23k3 आ जाएगा प्लस 60 आएगा बेटा। नेक्स्ट यानी कि ये फैक्टर रह गया आपका, ये फैक्टर रह गया जिससे आपको रिमाइंडर निकालना है। सो यहां पे आप रिमाइंडर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जब हम 60 को 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 14, और यही आपका क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, दैट इज 14 आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है।